morning all the students 10th साइंस CBSE का फोर्थ चैप्टर। आप फोर्थ चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। कार्बन की स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड, इधर से नोमेनक्लेचर, होमोलॉगस ग्रुप, आइसोमर, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड्स, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या है कि एक और टॉपिक है आपके पास में, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। तो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सब जानते हैं कि एल्कोहल को ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कोई ज़्यादा ये नहीं है, आप कुछ समझते हैं और जानते हैं, ठीक है ना। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हार्मफुल जो इफेक्ट है ना, उसमें क्या क्या ध्यान रखनी है इम्पोर्टेंट। और वैसे चाहे जो तो अपन क्या है कि एक तरीके से ऐसे लिखने बैठे तो बहुत बड़ा लिख सकते हैं, मगर कि साइंस के हिसाब से अपने को जब क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पर क्या है कि बोर्ड एग्जाम में, तो अपने को 2 या 3 पॉइंटों में सटीक जवाब देना होता है। तो उसके हिसाब से मतलब कि अपन किस किस के ऊपर मतलब कि ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब कि एल्कोहल का अधिक ड्रिंकिंग करने की वजह से जो क्या है कि मतलब अपनी जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एक इसके ऊपर ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और जो अपने क्या है कि मतलब ब्रेन में जो सोचने विचारने की जो क्या है कि कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। सोचने विचारने की, है ना, सोचने विचारने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। नर्वस सिस्टम मतलब क्या है कि एक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो क्या है कि एक तरीके से वीक हो जाएगी, ठीक है ना। एक इनके ऊपर ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, अपनी बॉडी से रिलेट हो गया। दूसरा आपको क्या है कि मतलब जो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा ड्रिंक करेगा वह फाइनेंशियली मतलब कि बैंकक्रप्ट हो जाएगा, दिवालिया, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी ध्यान रखना। और एक इधर से क्या है कि मतलब ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, ठीक है ना, करने के ही रिजल्ट है कि मतलब कि जो सोशल में जो क्राइम हो रहे हैं, ठीक है ना, जो सोशलिस्ट जो क्राइम है उनका रीजन भी अधिकतर क्या है कि ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो आप इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे। एक तो अपनी बॉडी में मतलब कि नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। और एक तरीके से फाइनेंशियल बैंकक्रप्ट हो जाते हैं व्यक्ति। और एक मतलब क्या है कि जो सोशलिस्ट जो क्राइम होते हैं उन सोशलिस्ट क्राइमों को मतलब कि ज़्यादातर कारण ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल है, ठीक है ना। ये 3 आप मेन पॉइंट पकड़ना, ध्यान रखिएगा, ओके। ये टॉपिक सिंपल सा टॉपिक है जो 3 मतलब पॉइंट में मैंने समाप्त कर दिया। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वैसे ही याद रह जाते हैं, ठीक है ना, ओके। हाँ, अब अपन आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ठीक है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड पढ़ा है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी यहीं पर ही ले रहा हूँ, है ना। व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, ध्यान रखना। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब मैंने आपको क्या है कि जब एथेनोइक एसिड पढ़ाया था ना, तब मैंने क्या है कि आपको उसका एमपी और बीपी बताया था, ठीक है ना। यानी कि एक तो मेल्टिंग पॉइंट बताया था, है ना, और एक बॉइलिंग पॉइंट बताया था, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट था वह 118 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। और जो मेल्टिंग पॉइंट था वह क्या है कि 17 डिग्री सेल्सियस था। इसके लिए तो मैंने कह दिया था कि भाई चलो इसका तो इतना कोई ज़रूरी काम नहीं है,
मगर कि ये अपने लिए इम्पोर्टेंट, ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकलेगा। मैंने कहा था भाई यहाँ से मतलब कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, तो वो क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है क्या? देखो, एसिटिक एसिड का जो क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट है वह 17 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। अब आप इस बात को जानते हैं कि जब टेम्परेचर, अगर मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से अगर लो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा। जमेगा कि नहीं जमेगा? ठीक है, ये तो क्लियर है ना। इससे कम होते ही जमेगा, ठीक है ना। और ऐसा होता है जनरली, कब होगा? मतलब क्या है कि अपन जानते हैं इस बात को कि जब अपन क्या है कि सर्दी के मौसम में देखेंगे, दिसंबर के, जनवरी के महीने में, तो आप खुद जानते हैं कि अपना जो क्या है कि मतलब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 15 से नीचे आ जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस से। किसमें? दिसंबर जनवरी में। तो उस दिसंबर जनवरी में जब 15 से नीचे, 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ टेम्परेचर आता है, तो उस कंडीशन पर क्या है कि मतलब जो एथेनोइक एसिड है ना, वो एथेनोइक एसिड क्या होता है? जम जाता है, ठीक है ना। तो उस जमे हुए एसिटिक एसिड को ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है, इसका आंसर यही है कि जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का क्या है मतलब, जो कोल्ड वेदर होता है, उस कोल्ड वेदर में जैसे ही टेम्परेचर मतलब क्या है कि 17 डिग्री से लो होता है, और क्या है कि जो एसिटिक एसिड है ये क्या है कि लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सॉलिड फॉर्म वाले एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ओके, आगे बात समझिए। इसका आंसर मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ, पूरा मैंने समझा दिया आपको। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। इट्स रीजन इन द विंटर सेशंस the temperature decreases of atmosphere, then the acetic acid, ethanoic acid, जिसको अपन एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, is becomes freezing in the solid form. Its form of acetic acid is called glacial acetic acid, ठीक है ना। यानी कि समर जो सेशंस हैं उनमें क्या है कि एक तरीके से ये नीचे टेम्परेचर आते ही, लो टेम्परेचर होते ही ये जम जाएगा, और इस जमे हुए ग्लेशियल एसिटिक एसिड को अपन क्या कहेंगे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर वहाँ से था, ठीक है। ओके, अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे क्या है, अगला टॉपिक आपके एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स, ठीक है ना। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ध्यान दीजिए। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनमें मतलब क्या है कि ये कोई कंपाउंड नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे अभी ये कार्बन है, ठीक है ना, मतलब एक ही एलिमेंट हो, क्या हो? एक ही एलिमेंट, ठीक है ना, एक गुच्छे के फॉर्म में, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट हो एक गुच्छे के फॉर्म में। तो जब वो एक गुच्छे के फॉर्म में मतलब कि एक ही प्रकार के एलिमेंट सेट होते हैं, ठीक है ना, तो उसको अपन कहते हैं एलोट्रोप्स। एक ही प्रकार के एलिमेंट, ध्यान रखिए, एक ही प्रकार के एलिमेंट, ठीक है ना। ओके, तो उस एक ही प्रकार के एलिमेंटों का एक प्रकार से जो कंपोज हैं, उस कंपोज को, उस ग्रुप को ही अपन क्या कहेंगे? एलोट्रोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स, ठीक है ना। आगे बात समझें। ओके, अब ये जो मतलब कि एक जगह पर ये एलिमेंट इकट्ठे हो रहे हैं कंपोज फॉर्म में, तो ये अलग अलग स्टाइल में हो सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में। अब अलग अलग स्टाइल में होंगे तो अलग अलग प्रकार के एलोट्रोप्स बनेंगे, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के। तो उसी तरीके से कार्बन के भी एलोट्रोप्स हैं। तो एलोट्रोप्स होते क्या हैं? पहले तो डेफिनेशन सुनिए। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन बी एग्जिट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट एक ही प्रकार का एलिमेंट होता है उसमें, ठीक है ना, वो एग्जिट होते हैं, मतलब कि एक तरीके से एग्जिस्ट होते हैं किस फॉर्म में? अलग अलग प्रकार के फॉर्म में।
तो उसको कहते हैं अपन, क्या कहेंगे उसको, एलोट्रोप्स कहेंगे। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं मेन, ठीक है ना। 3 एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? एक तो डायमंड, ठीक है ना, और एक है ग्रेफाइट, और एक है फुलरीन। ठीक है, ये 3 एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, अब तीनों के बारे में अपने को पढ़ना है। डायमंड जो है ना, ये फर्स्ट एलोट्रोप है, ये सेकंड एलोट्रोप है, और ये थर्ड एलोट्रोप है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये किस तरीके से दिए गए हैं? सबसे पहले जो एलोट्रोप खोजा गया, आइडेंटिफाई किया गया, उसको फर्स्ट एलोट्रोप कहा गया। जो बाद में खोजा गया उसको सेकेंड एलोट्रोप कहा गया, और जो सबसे बाद में खोजा गया उसको थर्ड एलोट्रोप कहा। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, ये मतलब नहीं है, अगर इसको पहले खोजा जाता तो इसको पहला एलोट्रोप्स कहते, ये इसको बाद में खोजा जाता तो इसको थर्ड वाला एलोट्रोप्स कहते। ठीक है, मगर ये पहले खोजा गया फर्स्ट एलोट्रोप, ये इसके बाद में खोजा गया, इसलिए इसको सेकंड एलोट्रोप। ये खोजने के आधार पर है, मतलब कि आइडेंटिफाई पहले किसका किया गया, ठीक है ना, बाद में किसका किया गया। ओके, तो ये फर्स्ट एलोट्रोप, सेकंड एलोट्रोप, ये थर्ड एलोट्रोप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो डायमंड है ये वेरी हार्ड होता है, वेरी हार्ड, ठीक है ना, बहुत कठोर है। ये कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है? मीडियम सॉफ्ट होता है, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है ना, सॉफ्ट एंड हार्ड। ठीक है, ओके, इसमें दोनों प्रकार की क्वालिटी होती है, इसमें सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, ये शाइनिंग होता है, शाइनिंग होता है, ठीक है ना, और ये क्या है कि मतलब अनशाइनिंग होगा, अनशाइनिंग, ठीक है, अनशाइनिंग, ठीक है, और ये भी अनशाइनिंग है। ओके, इधर से ये जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये अनट्रांसपेरेंट होता है। ये भी अनट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, यानी कि पारदर्शी होगा, चमकीला होगा और बहुत कठोर होगा। ये सॉफ्ट होगा, अनशाइनिंग होगा और अनट्रांसपेरेंट होगा। ये मीडियम सॉफ्ट हार्ड है, अनशाइनिंग है और अनट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये इनकी फिजिकल मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी, ठीक है ना, देखने में कैसे होंगे ये, है ना, महसूस करने में कैसे होंगे। अब एक आप मतलब 10th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब कि उस तरीके से मत ले करके जाना आप, है ना, वैसे तो बहुत सारे हैं इनके बारे में, कुछ चीज़ें और भी हैं। आपको अब सेकंड इसके बारे में बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो होती है और किस में नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि डायमंड इंसुलेटर है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, जबकि ये कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनको जो मतलब क्या है कि वैसे तो सिंपल मतलब कि जो रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना, और गर्म करने पर, हीट करने पर क्या हो जाते हैं? कंडक्टर में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको पर क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं, मतलब कि जो दोनों ही प्रकार के प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जनरल टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होंगे, मगर कि गर्म करने पर वो क्या हो जाएंगे? कंडक्टर में बदल जाएंगे, ठीक है ना, उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर। ओके,
तो ये सेमीकंडक्टर होता है, ये कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर क्यों होता है, ये कारण है, इसके बारे में पूछा जाता है। इसमें ये इंसुलेटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, ये चारों की चारों वैलेंसी क्या है कि कंप्लीट होती है, कंप्लीट। यानी कि एक कार्बन की चारों वैलेंसी से अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं। फिर इस कार्बन से भी अन्य 4 कार्बन जुड़े रहेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो सभी कार्बन से, ठीक है ना, अन्य 4 कार्बन क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इस वजह से मतलब कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली फिलअप रहती है, ठीक है ना। किसी भी जगह पर मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन की वैलेंसी जो होती है ना, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी केवल 4 में से 3 ही वैलेंसी कंप्लीट रहती है और एक वैलेंसी क्या होती है, फ्री रहती है, ठीक है ना। आगे बात समझ, एक वैलेंसी क्या होती है, फ्री होती है, और जबकि इसमें चारों वैलेंसी कंप्लीट रहती है। हालांकि ये ग्रेफाइट में भी तीसरी वाली जो वैलेंसी होती है, फोर्थ वाली जो वैलेंसी होती है, ये कंप्लीटली फ्री नहीं होती है। ये कैसे होती है, जैसे अभी मान लीजिए कि एक कार्बन है, इसने इस तरीके से ले रखा है, फिर इसी तरीके से दूसरा कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है। अब ये दोनों कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन की एक वैलेंसी दोनों की फ्री है, मगर कि ये दोनों कार्बन एक दूसरे से मतलब कि एक जो फोर्स होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स, उसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये एक तरीके से अट्रैक्शन कराती है केवल, मगर कि कंप्लीटली यहाँ पर क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और जैसे अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो ये क्या है कि टूट जाती है ना, और टूट करके इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जब अपन क्या है कि ग्रेफाइट को, पेंसिल देखिए आप, ग्रेफाइट से बनाई जाती है पेंसिल को अपन छीलते हैं ना, तो वह एक तरीके से मतलब कि प्लेटफॉर्म में अलग होती है, छीलते हैं तब ऐसे, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म में अलग होने का कारण क्या है, वो प्लेटफॉर्म में अलग होने का कारण भी यही है। तो मतलब जैसे जैसे छिलते जाएंगे तो उनकी जो प्लेट है ना, वो इस तरीके से अलग होती चली जाएगी। तो ये प्लेट अलग हो गई, फिर दूसरी वाली प्लेट हो जाएगी अलग, इस तरीके से तो प्लेटफॉर्म में मतलब कि कटता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 3 ही कंप्लीट रहती है, मगर इसमें 4 कंप्लीट रहती है। इसमें ये सेमी कंडक्टर होता है, जब इसको हीट कराते हैं तो मतलब कि कार्बन की वैलेंसी मतलब क्या है कि फ्री हो जाती है, जबकि नेचुरल मतलब कि जो कॉमन टेम्परेचर है उस पर नहीं होती है, तो इंसुलेटर होता है वहाँ, ठीक है ना। ये इसके इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया हमने। अब अपन इसके मतलब क्या है कि चले बात आगे करते हैं, जो डायमंड का यूज सब जानते हैं आप, ठीक है ना। डायमंड का यूज एक तो ज्वेलरी को बनाने के लिए अपन इसका यूज करेंगे, और इस एक तो यूज ये है, दो यूज है इसके सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो ज्वेलरी बनाने में और एक क्या है कि ग्लास काटने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कांच को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 2 इम्पोर्टेंट इसके क्या है कि मतलब क्या है कि यूज है, ठीक है ना। ग्रेफाइट का उपयोग अपन किस में करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोड बनाने में, ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड जो सेल होते हैं ना, आपने देखे होंगे बैटरी के जो सेल, उसके बीच में ये सेल है, ठीक है ना। तो इसके बीच में आप एक रोड देखें काली काली, ठीक है ना, बीच में, तो ये किसकी होती है, ये भी ग्रेफाइट की होती है, ठीक है ना। पेंसिल की जो क्या है कि लिखने की जो पॉइंट होती है वो भी किसकी होती है, वो बीच वाली वो रोड भी ग्रेफाइट की होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड बनाने में, ठीक है ना, और एक इससे क्या है कि पेंसिल बनाने में, और एक और भी यूज है इसका, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो क्या है कि मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग है इसके, ठीक है ना। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में कंट्रोलिंग रिएक्शन कराने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टरों में, एक इसमें पेंसिल में है ना, राइटिंग में, लिखने में, और एक इसका उपयोग जो अभी आपको बताया मैंने, जो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है सेल बैटरियों में, ठीक है ना, उनमें। ओके, इसका
ये क्या है कि इसका उपयोग सेमीकंडक्टर में होता है, इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है फुलरिन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी, ये जरूर आपसे पूछा जाता है कि इसको आइडेंटिफाई किसने किया था। तो बकमिनिस्टर फुलर जो व्यक्ति था उसने इसकी खोज की थी और उसी के नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा गया था। ठीक है ना, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ग्रेफाइट की, ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म में होती है। और डायमंड की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि चतुस्थल की है, चतुष्कोणीय है। ठीक कहिए आप, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है प्लेटफॉर्म इस तरीके से। ठीक है ना, जबकि इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से चतुष्कोणीय। ठीक है ना, और इसकी स्ट्रक्चर होती है ये एक तरीके से जैसे अपन क्या है कि फुटबॉल होता है उस तरीके से। ठीक है, ये आगे बात समझ में, ये क्लियर हुए एलोट्रोप्स। ओके, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके जो बचा हुआ है वो सोप एंड डिटर्जेंट बचा हुआ है। इसको अगले वाले वीडियो में अपन कंफर्म करेंगे। थैंक यू।